वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। सो भी आज से इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन। सो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सबसे पहला चैप्टर दैट इज दी हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बिल्कुल इजी वे से हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सभी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी और यहाँ पर गिव रीजंस की प्रॉब्लम आपकी इस चैप्टर में से सभी होने वाली हैं। तो भी ध्यान से इस वीडियो को सुनना, और स्पेशली वो सभी बच्चे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है वो इसको एक बार सुन लेना भी। बिल्कुल शॉर्ट में आपको पूरी रिवीजन मिलेगी, बट साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहले हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। हेलो अल्केन्स का हम लोग जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं भी आर एक्स। यहाँ पर एक्स मतलब कोई भी हम लोग हेलोजन अटैच कर सकते हैं, और आर मतलब भी कोई भी हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 2 कार्बन एटम्स का एक अल्काइल ग्रुप यूज़ किया और साथ में हमने बी आर अटैच कर दिया, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन। ऐसे ही हमने यहाँ पर 3 कार्बन एटम की एक चेन यूज़ कर ली अल्काइल ग्रुप, और साथ में हमने सी एल अटैच कर लिया, इसका नाम क्या बन जाएगा अभी, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है भी। तो ऐसे इनकी कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स बन जाएंगी। ऐसे ही कुछ और इसमें स्पेशल जो टाइप्स आप लोगों ने याद रखनी है दैट इज द अलाइलिक हलाइड्स। तो अलाइलिक हलाइड में क्या होता है भी, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उसने बनाया हुआ है भी डबल बॉन्ड, यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है भी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो ऐसे जो भी हलाइड्स हैं भी उनको बोलते हैं अलाइलिक हलाइड। अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसी ने बनाया हो डबल बॉन्ड तो उसको बोलते हैं भी विनाइलिक हलाइड्स। इफ 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हेलोजन प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं भी विसिनल डाइहलाइड। अगर सेम कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम्स हों इसको बोलते हैं भी जेम डाइहलाइड्स। तो ये कुछ कॉमन नेम्स इनको दिए जाते हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रख लेने हैं। इतना क्लियर है अभी। चलो, तो ये होगी भी इनकी इंट्रोडक्शन। तो अब आगे आते हैं भी मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द हेलो अल्कीन्स। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है भी। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हलाइड्स बना सकते हैं। अब अल्कोहल में होता है भी फंक्शनल ग्रुप OH और साथ में R, यानी कि कोई भी अल्काइल चेन आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल बनाकर सोल्व कर लीजिए, चाहे 1 कार्बन चाहे 2 कार्बन वाली चेन यूज कर लो। अब हमें OH फंक्शनल ग्रुप की प्लेस पर यहाँ पर हेलोजन अटैच करने हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है भी, हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है अल्कोहल को अल्काइल हलाइड में चेंज करने के लिए। सबसे पहला है भी HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम लोग यूज करेंगे इसके साथ, यानी कि HCl ऐड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा, OH की जगह पर अटैच हो जाएगा अभी हमारा क्लोरीन, और ये बन गया अभी हमारा अल्काइल क्लोराइड, और साथ में H2O बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं भी ग्रूव्स प्रोसेस, इसका एक यूनिक नेम है वो आपने याद रखना है। अगर हम इसमें PCl5 ऐड कर दें तो वो OH को रिप्लेस कर कर यहाँ पर Cl अटैच कर देगा, और PCl5 का खुद का बाद में POCl3 एंड HCl साथ में हमारे बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आपने मेन प्रोडक्ट ज़रूर याद रखना है, बाई प्रोडक्ट अगर स्किप भी हो जाए तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। आपने मेन प्रोडक्ट्स को अपना ज़रूर यहाँ पर याद रखना है। हम लोग यहाँ पर PCl3 भी ऐड हो सकता है, वो भी OH को रिप्लेस कर कर Cl अटैच कर देगा और साथ में बना देगा भी H3PO3। ठीक है, एक फॉस्फोरस का यहाँ पर एसिड बन जाएगा। और सिमिलरली लास्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं भी SOCl2। SOCl2 का नाम याद रखना भी थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 क्या है भी, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड अगर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं भी तो क्या होगा, वो भी यहाँ पर OH की प्लेस पर Cl अटैच कर देगा और साथ में SO2 एंड HCl फॉर्म करेगा। दोनों ही बाई प्रोडक्ट्स हमारे गैसीय स्टेट में हैं, दोनों ही यहाँ से एस्केप हो जाएंगे और हमें हमारा अल्काइल हलाइड जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे हम लोग Cl वाले जो है भी हलाइड्स वो फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दी थायोनाइल क्लोराइड। और इस मेथड को बाकी सभी मेथड्स से ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट अपने आप ही एस्केप हो जाते हैं SO2 एंड HCl, और हमें हमारा ओनली अल्काइल हलाइड ही मिल जाता है। ठीक है अभी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड वाली। इतना क्लियर है। चलो, तो आगे है भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन।
हेलोजन एक्सचेंज के साथ हम लोग स्पेशली क्या बना सकते हैं अभी, जिन कंपाउंड्स में आयोडीन अटैच होती है वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर जिनमें फ्लोरीन अटैच होती है वो बना सकते हैं, क्योंकि जनरली रिएक्शंस ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए होती हैं, तो आयोडीन एंड फ्लोरीन के लिए स्पेशल रिएक्शंस होंगी। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी ही अल्काइल क्लोराइड है जिसमें Cl ऑलरेडी अटैच है, एक अल्काइल हैलाइड है, हमने Cl की जगह पर अब आयोडीन या फिर फ्लोरीन अटैच करना है, इसको बोलते हैं हेलोजन को एक्सचेंज करवाना। पहला ऑप्शन है भी सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ऐड कर दें, तो सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन में अगर आप इसे ऐड करते हैं तो Cl की जगह पर आयोडीन आ जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट NaCl बनेगा, तो हमें अल्काइल आयोडाइड्स मिल जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम है भी फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम भी याद रखना। अगर हमें फ्लोरीन अटैच करना है तो हम यहाँ पर फ्लोरोनेटिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज Hg2F2, ठीक है, मर्क्यूरियस फ्लोराइड या फिर AgF सिल्वर फ्लोराइड, ये दोनों ऑप्शन हैं, और भी ऑप्शन होते हैं बट आप ये दो याद रख लीजिए। तो Cl की जगह पर F अटैच हो गया और बाकी हमारा Hg2Cl2 या फिर AgCl बन जाएगा, जो भी आप लोग यूज़ करेंगे दोनों में से। तो ये रिएक्शन होती है अभी स्वार्ट्स रिएक्शन, ऐसे आप लोग फ्लोरोअल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है अभी। चलो आगे आती है अभी इसमें एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हमें क्या करना है अभी, एडिशन रिएक्शन में होगा भी हम लोग अल्कीन्स यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर है भी प्रोपीन, ये क्या है, प्रोपीन है भी, सो दिस इज दी प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन में हमने HBr को ऐड करना है। अब HBr ऐड होगा भी, ये जो दो कार्बन है इनके बीच ही HBr ऐड होगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहां पर सिंगल बॉन्ड ही बचेगा। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा भी, ये वाला एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब जिस कार्बन के पास ऑलरेडी 2H एटम्स हैं उसके पास ये वाला H जाएगा, और जिसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है वहां पर ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग CH2 के साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हुआ तो वो बन गया भी CH3, और जो बीच वाला हमारा CH था उसके साथ ब्रोमीन जुड़ा तो वो बन गया भी यहाँ पर CHBr। सो यहाँ से हमें क्या मिला है भी 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इनके IUPAC नेम्स की प्रैक्टिस भी साथ ही ज़रूर कर लो भी, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम इसमें ऐड कर दें भी पेरोक्साइड, ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स होती हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह, वो अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये एडिशन ऑपोजिट हो जाएगी, इसके साथ जुड़ेगा भी Br और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा भी हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसमें ऐड किया गया पेरोक्साइड तो हमें यहाँ पर Br और यहाँ पर एक H एटम अटैच होकर 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल, और ऊपर क्या यूज हुआ था भी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव, इनकी प्रैक्टिस जरूर करो भी, इनको खुद सोल्व कर कर जरूर देखो। क्लियर है अभी। तो ये कुछ प्रेपरेशन के हमारे पास मेथड हो गए भी अल्काइल हैलाइड्स के। अब अल्काइल हैलाइड्स की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहली रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है और वो हेलोजन की प्लेस पर, ठीक है, खुद अटैच हो जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन है अभी हमारा, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है। अगर हमने ऐड किया अभी यहाँ पर AgCN, अब यहाँ से Cn है, जो AgCN भी एक हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, तो Cn ने अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है Ag के साथ, सो फिर N अटैक कर कर बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर NC अटैच हो जाएगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड बन जाएंगे। क्लियर है। अगर हमने ऐड किया अभी यहाँ पर KCN, तो KCN यहाँ पर भी एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें Cn का एक आयन बन जाता है, सो C से अटैक हो सकता है, तो C अटैक करेगा तो यहाँ पर Cn अटैच हो जाएगा, यानी कि साइनाइड्स, या फिर अगर IUPAC में इसका नाम यूज करें तो क्या बनता है, नाइट्राइल्स। तो ये दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, याद रखना। AgCN यूज करेंगे तो NC अटैचमेंट होगी, अगर KCN यूज करेंगे तो Cn से अटैचमेंट होगी। सिमिलरली अगर हम लोग KNO2 यूज करते हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा। अगर हम लोग AgNO2 ऐड करते हैं तो N से बॉन्ड बनेगा, तो N से बॉन्ड बनने पर बोलते हैं अभी नाइट्रो कंपाउंड, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए तो क्या बोलते हैं, नाइट्राइड्स, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये बातें आप लोगों को पिछले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने इनको याद रख लेना है।
तो आगे चलते हैं अभी। अब न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है भी, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। तो इसका पहला मैकेनिज्म है भी SN2 रिएक्शन। अब SN2 का मतलब है यहाँ पर 2 मीन्स दैट इट इज ए बाई मोलिकुलर एक्शन। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि बायोमोलिकुलर हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 होना चाहिए, इसीलिए इसको 2 के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, मान लीजिए ये कोई अल्काइल हैलाइड है, इसमें हमने कोई पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH या फिर NaOH एक्वस ऐड कर दिया है। तो ये जो OH आयन आया है ये फ्रॉम KOH एक्वस से आएगा, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ द KOH से OH आयंस जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो OH Br को यहाँ पर रिप्लेस कर कर खुद अटैच होकर अल्कोहल बना लेगा। तो ये एक सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है भी अल्काइल हैलाइड और दूसरा है भी हमारा यहाँ पर OH आयन, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों की ही कंसंट्रेशन पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, इसीलिए इसे बाईमोलिकुलर रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर है अभी? चलो, अब ये जो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है अभी, ये हमारी सिंगल स्टेप में ही होती है। अब सिंगल स्टेप में कैसे होती है, ये इसके मैकेनिज्म का एक ही स्टेप है, वन स्टेप रिएक्शन है भी। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। हमने जो C एटम है जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके शो कर दिया। अब जिस तरफ हैलोजन अटैच है उससे ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द C एटम, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होना, ठीक है, शुरू हो गया और Br का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। दोनों पर ही पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो फिर बाद में ये Br बाहर निकल जाएगा और OH अपना बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीटली फॉर्म कर लेगा। तो OH का बॉन्ड कंप्लीट हो गया और Br आयन यहाँ से बाहर निकल गया। और एक और बात जो यहाँ पर हुई है भी, जो बॉन्ड्स इस तरफ थे, ठीक है, ये जो बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर भी आउटवर्ड टू दी प्लेन है, ठीक है, जो हमने सॉलिड से शो किया है। और दिस इज, ये जो है भी, ये यहाँ पर टुवार्ड्स दी प्लेन ऑफ द पेज, यानी कि इनवर्ड टू दी प्लेन है। तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे भी। ये जो इनवर्ड वाला था वो यहाँ पर आउटवर्ड निकल आएगा और जो यहाँ पर आउटवर्ड था वो यहाँ पर इनवर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। तो SN2 एक, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें कि इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन होता है। जैसे कि अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला को अगर हम ऑपोजिट साइड पर ओपन कर दें, ठीक है, तो उसकी मतलब सभी साइड्स ऑपोजिट हो जाती हैं, वैसे कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर में, ठीक है, इन्वर्जन हो जाती है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है अभी, अब देखो, जितना यहाँ पर कार्बन चेन का साइज स्मॉल होगा उतनी फास्ट इसमें रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्टली C एटम पर अटैक करना है। तो जितना ज़्यादा उसके आसपास C एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, तो इसलिए रिएक्टिविटी लो हो जाएगी। सो प्राइमरी की सबसे हाई रिएक्टिविटी है, सेकेंडरी की उससे लो और थर्ड डिग्री की सबसे लो है। रीज़न क्या है भी, ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब देखो, SN2 रिएक्शन अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड की हो, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं भी जिसमें क्या होगा कि वहाँ पर एक C एटम ऐसा हो जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, या फिर वो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। तो ये दोनों हमारी कंडीशंस होती हैं फॉर दी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ दी कन्फिग्रेशन हो जाती है, ठीक है भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स इस SN2 मैकेनिज्म के बारे में याद रखने हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आता है भी SN2 मैकेनिज्म। ऐसे होता है भी SN1 मैकेनिज्म, जिसमें कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा भी, यूनिटी रहेगा, 1 रहेगा। तो जैसे हमने कोई थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड की यहाँ पर एग्जांपल दी है, तो यहाँ से Br की जगह पर OH अटैच होकर इसकी अल्कोहल बना लेगा। अब इसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन है भी वो ओनली अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर वो नहीं डिपेंड करता। तो इसका ऑर्डर हमें ओनली 1 मिलता है, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो मैकेनिज्म अब इसका क्या होगा भी, ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है। इसमें क्या होता है भी, पहले हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो अपना जो हैलोजन है भी वो लॉस करेगा एज ए नेगेटिव आयन और C पर आ जाएगा भी पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है दैट इज द कार्बो कटायन,
इस कार्बोकटायन को ये जो आसपास के अल्काइल ग्रुप्स हैं ये स्टेबलाइज कर देते हैं। तो पॉजिटिव सी एटम के आसपास जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा वो उसको स्टेबल कर देंगे। इसीलिए जो थर्ड डिग्री की हमने एग्जांपल दी है, बिकॉज थर्ड डिग्री में जो है अभी वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बाद में भी जो हमारा कार्बोकटायन है वो जाकर न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होगा। अब न्यूक्लियोफाइल सिंपली इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से हमें अल्कोहल मिल जाएगी। सो यानी कि हमारा जो मेन स्टेप भी वो ऊपर वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि वो हमारा स्लो स्टेप है और रेट ऑफ रिएक्शन हमें स्लो स्टेप से ही आइडिया मिलता है। स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी वो जो अल्काइल हलाइड है वो खुद अपना कार्बोकटायन बना रहा है और उसमें से जो ब्रोमीन है भी वो लॉस हो रहा है। इसलिए अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगी भी थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और मिथाइल हलाइड्स उससे कम है ड्यू टू दी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। ठीक है, तो SN2 और SN1 के जो भी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। इतना क्लियर हो रहा है अभी? तो चलो इसमें से भी SN2 और SN1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको और कुछ भी समझ ना आए तो SN1 SN2 ज़रूर कर लो और साथ में जो कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वो याद कर लो। इतना एटलीस्ट इसमें से ज़रूर करके जाना। ठीक है, अब देखो SN1 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव किसी सब्सटेंस की अगर SN1 रिएक्शन हो देन इट गिव्स द रेजमिक मिक्सचर। अब रेजमिक मिक्सचर में क्या होता है अभी D एंड L आइसोमर्स का दोनों का ही मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मिक्सचर। तो यहाँ से आपको रेजमिक मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L फॉर्म्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सेम कंपाउंड के D एंड L फॉर्म्स का इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेजमिक मिक्सचर। इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी 0 हो जाती है क्योंकि D एंड L दोनों ही यानी कि पॉजिटिव साइड पर और नेगेटिव साइड पर रोटेट करने वाले दोनों कंपाउंड्स हैं, तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 रह जाती है। ठीक है अभी, तो ये यहाँ पर भी कुछ आपको एग्जांपल्स बताई गई हैं कि प्राइमरी कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। SN1 का पूछे तो क्या ऑर्डर आएगा भी? सबसे ज़्यादा एक्टिव थर्ड डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सो भी अगर यहाँ पर SN2 के बारे में पूछा जाए तो भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आएगा अभी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो यहाँ पर कार्बोकटायन बनता है, ठीक है, उसमें जो C एटम है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाती है? sp2 एंड वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आती है अभी रिएक्शन हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो नाम से आइडिया हो रहा है अभी डी मतलब रिमूव करना हाइड्रोजन और हेलोजन को, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो बीटा वाली जो हमारी C एटम है उसमें से कुछ रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा भी अल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है इसको बोलते हैं अल्फा और उसके बाद वाली को बोलते हैं भी बीटा। अगर हम इसमें KOH अल्कोहलिक ऐड करते हैं अभी अल्कोहल में, यानी कि C2H5OH अल्कोहल में हमने ऐड कर दिया KOH, उसको बोलते हैं अभी अल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा अभी यहाँ से ब्रोमीन और जो बीटा वाला C एटम है उसमें से एक जाएगा अभी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बच गया? CH2 डबल बॉन्ड वो आपस में बना लेंगे क्योंकि अगर उनके ओल्ड वेड बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं तो वो न्यू बॉन्ड्स ज़रूर बनाएंगे। तो जो साथ में जो बाहर निकले हैं Br K के साथ अटैच हो जाएगा KBr और OH हमारा अटैच हो जाएगा अभी विद दी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H2O मिल जाएगा। अब इसमें अगर कोई और एग्जांपल हम लोग कुछ ऐसी एग्जांपल लें जहाँ पर 2 बीटा C एटम बनते हों, फिर हमें क्या करना है उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये हो गया अभी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन इस बार 2 हैं, दोनों के प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो पहले हमने बनाया भी इसका, इन दोनों में से रिमूव किया, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अगर मैं दूसरी साइड, ठीक है, चूज़ कर लूँ, यहाँ पर अगर हम चूज़ कर लें कि हमने ऑपोजिट साइड से रिमूव करना है, यानी कि इन दोनों में से अगर हमने रिमूव करना हो, ठीक है, तो हमें ये जो नीचे वाला प्रोडक्ट है वो वाला मिल जाएगा। अब देखो भी जिस अल्कीन में मोर अल्काइल ग्रुप्स हों, अगर इस अल्कीन को देखा जाए तो यहाँ पर 1 एंड 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो ये आ गया अभी पूरा ग्रुप,
इसके बाहर ओनली 1 कार्बन चेन, तो इसमें ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है। तो जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, वो मोर इजीली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भी सेट-ज़ेफ रूल। इतना क्लियर हो गया अभी कि सेट-ज़ेफ रूल क्या होता है। सो भी इसके बाद है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के साथ हम लोग जो अल्काइल हैलाइड्स हैं भी उनको चेंज कर सकते हैं टू दी अल्केन्स। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं और इनमें ऐड करते हैं भी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ दी ड्राई ईथर। तो अल्काइल हैलाइड में से दोनों अल्काइल ग्रुप्स आपस में अटैच होकर यहाँ पर बना लेते हैं भी अल्केन्स, और ये जो सोडियम है उसके साथ भी यहाँ से दोनों जो हमारे हेलोजेंस हैं वो दोनों कंबाइन होकर बना लेते हैं सोडियम हैलाइड। तो ऐसे हम लोग अल्केन्स बना सकते हैं। इस रिएक्शन के साथ आप लोग ओनली सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाएंगे जिनमें के इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स की चेन होगी। जैसे हमने यहाँ पर 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड यूज किया तो हमें आंसर में यहाँ पर 2 कार्बन वाली चेन, ठीक है, ऑब्टेन हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 कार्बन एटम का अल्काइल हैलाइड यूज करते तो हमें यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स की चेन मिल जाती। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ रिलेटेड एक और रिएक्शन है कि अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम क्या करता है भी यहाँ पर अल्काइल और जो हमारा ब्रोमीन है इनके बीच में अटैच होकर यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेता है। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का जनरल फार्मूला भी RMgX बन जाएगा। ठीक है, और जो ग्रिग्नार्ड रीजन होता है अगर हम उससे वाटर के साथ या फिर किसी भी सोर्स ऑफ द प्रोटॉन यानी कि जिसमें से H पॉजिटिव रिलीज होता हो, कोई भी एसिड हो सकता है, उसके साथ अगर हम इसे रिएक्ट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन को तो उसके बीच वाला जो अल्काइल ग्रुप है भी वो अपना यहाँ से अल्केन बना लेगा बाय कंबाइनिंग विद द हाइड्रोजन, और जो MgBr है अभी उसका बन जाएगा MgOHBr। ठीक है, तो ऐसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स को अगर हम लोग वाटर में यूज करें तो वहां से हमें अल्केन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि जब हम लोग वाटर में यूज करेंगे तो उसकी रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है अभी? तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं भी हेलो अरीन्स की तरफ। ठीक है, तो हेलो अरीन्स क्या होते हैं, जब यहाँ पर भी हेलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, बेंजीन के साथ अगर हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच हो जाए उसको बोलते हैं भी हेलो अरीन्स। ठीक है, या फिर अराइल हैलाइड्स। जैसे कि बेंजीन के साथ जुड़ा है भी Cl, सो दिस इज कॉल्ड दी क्लोरोबेंजीन। अगर 2 Cl अटैच हो जाएं और 1 और 2 पोजीशन पर इसको बोलते हैं भी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर 1 और 3rd पोजीशन पर 1, 3rd पोजीशन पर हमारे 2 क्लोरीन अटैच हैं तो इसको बोलते हैं भी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, हम लोग M से शो करेंगे यहाँ पर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर 1 और 4 पर हो तो इसको बोलते हैं भी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये कुछ नेमिंग के रूल्स हैं, इनको याद रख लेना भी अच्छे से। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा का क्या मीनिंग है ये आपने याद रखना है। क्लियर है? अब देखो भी अगर इनकी प्रेपरेशन करनी है तो हम लोग बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन या फिर ब्रोमीन की रिएक्शन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो ये जो होता है भी ये एक लुईस एसिड होता है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो Cl है भी वो बेंजीन में आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो हमें यहाँ से क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इसमें आप लोग ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने आयोडीन यूज़ करनी हो तो उसमें हमें HNO3 एसिड यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। ठीक है भी, तो वो रिएक्शंस यहाँ से सेम टू सेम हो जाएंगी। तो एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम लोग टोलुइन को यूज़ करें भी, ठीक है, बेंजीन की जगह पर हमने यूज़ किया है, दिस इज़ दी टोलुइन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है CH3, इसे बोलते हैं भी टोलुइन। ठीक है, टोलुइन में अगर हम लोग सेम Cl2 एंड FeCl3 ऐड करते हैं तो रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्लोरीन अटैच होगा, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का हमें मिक्सचर मिल जाएगा। अगर हम इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन या फिर सनलाइट की एनर्जी में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भी ये जो
Cl एटम है ये जाकर साइड चेन के साथ अटैचमेंट करेगा यहाँ पर, तो हमें बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा। सो दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे सेम रेक्टेंट्स हैं और सेम हमारा जो टोलुइन है उसमें हमने क्लोरीन ऐड की, बट इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करेंगे तो रिंग में अटैचमेंट होगी, रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एनर्जी करेंगे तो साइड चेन में उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इतना क्लियर है? चलो, तो आगे है भी, अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बेंजीन के ऊपर जुड़ा है भी NH2, दिस इज कॉल्ड द एनिलीन। तो हमने एनिलीन में ऐड किया भी NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द आइस कोल्ड मिक्सचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हमें इसको आइस कोल्ड मिक्सचर में रखना है। NaNO2 एंड HCl दोनों जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहां से बनता है भी HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड, और वो बाद में एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है और एनिलीन के साथ रिएक्ट होकर हमें यहाँ से डाइजोनियम साल्ट बना देता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है भी N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इस रिएक्शन को बोलते हैं भी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अभी ये जो डाइजोनियम साल्ट है भी इसको आगे यूज किया जाता है, काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे हम बना सकते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। तो इससे आप लोग चारों के चारों प्रोडक्ट ही बना सकते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस हैं, सभी के नेम्स याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ऐड करेंगे भी Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां से भी Cl अटैच हो जाएगा इसके ऊपर, ये बन जाएगा अभी हमारा क्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। और ब्रोमीन के लिए भी सेम होगी, हम लोग यहाँ पर Cu2Br2 यूज कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। अगर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि Cu2Cl2 की जगह पर हमने ओनली यूज कर लिया अभी कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सेम रहेगा, तो फिर हमें क्लोरोबेंजीन ही ऑब्टेन होगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट सेम है, रीजेंट हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसको बोलते हैं भी गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हो जाती हैं, दोनों के लिए सेम रिएक्शन होगी। क्लियर है? अगर हम लोग पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं भी और इसको थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं डाइजोनियम साल्ट में, तो हमें आइडोबेंजीन मिल जाती है। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें HbF4 ऐड करते हैं तो यहाँ से ये जो BF4 है भी ये Cl की प्लेस पर अटैच होगा, BF4। इसको बाद में हीट करेंगे और ये ब्रेक होकर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाकर देगा, और साथ में N2 और BF3 हमारे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो यहाँ से हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द बाल-शीमन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन होती हैं, ऐसे ही हेलो अल्केन्स में थी, ठीक है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरो एंड यहाँ पर भी आइडो कंपाउंड्स के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लोरो वालों के लिए बाल-शीमन रिएक्शन है और आइडो वालों के लिए ये ऊपर वाली रिएक्शन है Ki वाली। तो ये सभी आपने अच्छे से याद रख लेनी है, ऐसे आप लोग जो भी यहाँ पर हेलो अरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी? चलो, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है भी इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हेलो अरीन्स होते हैं अभी, दीज आर दी लेसर एक्टिव देन दी हेलो अल्केन्स टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने हेलो अल्केन्स में रीड किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, बट इसमें SN1 और SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी काफ़ी लो रहती है। ठीक है, तो ये आपने याद भी रखना है और इसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो जाती हैं, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं अभी। सबसे पहले है कि क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, इसको स्ट्रोंगली हीट करना होगा भी 623 केल्विन पर और हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा। ये सब कुछ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी Cl रिप्लेस होकर ONA अटैच हो जाएगा। ये क्या है भी, दिस इज दी सोडियम फिनोक्साइड। सो दिस इज दी सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम फिनोक्साइड में भी अगर आप लोग कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर दें, H पॉजिटिव ऐड कर दें, तो यहाँ से सोडियम रिप्लेस होकर H लग जाएगा, तो हमें फिनोल मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी डोज प्रोसेस। ठीक है, तो डोज प्रोसेस से हम लोग
क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी याद रखना भी, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल डोज प्रोसेस। ठीक है, अब देखो अगर हमने क्लोरोबेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवा दिया, जैसे कि NO2 हो गया, ठीक है, अगर हमने NO2 ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच करवा दिया तो वो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी पहले से इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें रिएक्शन में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया, यानी कि पैरा नाइट्रो, यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन यूज़ किया है, तो क्या होगा, पहले स्टेप में हमने NaOH यूज़ किया और लो टेम्परेचर पर हीट किया है अभी 443 केल्विन, बाद में हमने H पॉजिटिव, यही दोनों स्टेप हुए भी जो ऊपर हुए थे। ठीक है, वही सेम दोनों स्टेप, तो यहाँ से हमें ऊपर यहाँ पर Cl की जगह पर OH अटैच हुआ मिल जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल मिल जाएगी। अगर हमने दोनों ऑर्थो एंड फिर पैरा पोजीशन यानी कि टोटल 3 NO2 यहाँ पर अटैच करवा दिए, तो फिर हमें NOH या फिर उसको हीट करने की भी खास ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जस्ट इसमें वाटर ऐड करो और उसको हल्का सा वार्म करो तो हमारा Cl रिप्लेस होकर OH अटैच हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है भी वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़े होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है अभी? तो इनके IUPAC नेम्स ज़रूर देखना भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने रीड किए होंगे तो आप एग्जाम में प्रॉब्लम्स को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। इसका नाम क्या आएगा अभी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया था पैरा नाइट्रोफिनोल। इतना क्लियर है अभी? चलो, अब जैसे इससे पहले आई थी भी वुड्स रिएक्शन, अब आएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग में क्या होता है अभी, हमने एक साइड पर यूज किया है भी हमारा अल्काइल हलाइड और दूसरी साइड पर है भी यहाँ पर दैट इज दी अराइल हलाइड, मतलब एक में बेंजीन है और एक में यहाँ पर एलिफेटिक चेन है, सोडियम ऐड किया तो यहाँ से भी ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है और यहाँ से ये जो बेंजीन है ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो कंबाइन होकर हमें बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होकर यहाँ से टोलुइन मिल जाएगा। तो साथ में ये जो सोडियम था उसके साथ दोनों ब्रोमीन अटैच हुए और हमें सोडियम ब्रोमाइड मिला। तो ऐसे आप लोग यहाँ से भी एलिफेटिक चेन को बेंजीन के ऊपर अटैच कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से टोलुइन को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है अभी, इसमें ही आती है, ये थी भी हमारी वुड्स फिटिंग, और एक बाद में सिमिलर रिएक्शन है उसको बोलते हैं भी ओनली फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही हमने बेंजीन वाले कंपाउंड लेने हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, और बीच में सोडियम एंड ड्राई ईथर सेम रहेगा, दोनों बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच हो जाएंगी और यहाँ से हमें डाई फिनाइल मिल जाएगा। ठीक है, डाई फिनाइल या फिर बाई फिनाइल भी आप इसको बोल सकते हैं, और ये जो दोनों क्लोरीन एटम्स हैं वो सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। क्लियर है अभी? तो ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वुड्स फिटिंग एंड ओनली फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है? अब इसके बाद आती है अभी क्लोरोबेंजीन में भी आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, जैसे हमने बेंजीन में क्लोरीन को ऐड करवाया था रिंग के अंदर, ठीक है, FeCl3 यूज करके साथ में, ऐसे ही आप लोग क्लोरोबेंजीन में भी अगर Cl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हमारे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि Cl जो वहां पर भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का यहाँ पर मिक्सचर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं अभी दैट इज द हेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इससे पहले हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया था, वो भी सेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही थी। ठीक है, ये जो हमने पहले रिएक्शन की थी FeCl3 वाली, तो AlCl3 वाली और FeCl3 दोनों का सेम काम है, दोनों ने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है और दोनों में रिंग में ही क्लोरीन को अटैच करवाना है। सिमिलरली अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन में ऐड करें भी कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको बोलते हैं भी नाइट्रेटिंग रीजेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगी भी नाइट्रेशन होगी। तो NO2 ग्रुप है जो हमारा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, तो हमें फिर से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का यहाँ पर मिक्सचर मिल जाएगा। तो एक बात यहाँ से और याद रख लो भी, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही होती है। क्यों होती है, आप इसकी रेजोनेंस बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई रहती है इसलिए।
सो नाउ भी इसके बाद है कि जो हमारी क्लोरोबेंजीन है भी, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी दो रिएक्शंस और होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी। तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं भी क्लोरोमीथेन को, ठीक है। क्लोरोमीथेन इसमें ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर से यूज कर लिया। तो इसने यहाँ से भी CH3 का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, जो हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होकर हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बना कर देगा। इसका नाम क्या बनेगा भी, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इसका बन जाएगा भी पैराक्लोरोटोलुइन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द फ्रीडल क्राफ्ट की, ये हमारी पहली रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसे ही होती है भी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं भी, CH3CO, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O जो है, दिस इज कॉल्ड द असाइल ग्रुप। अगर हमने असाइल ग्रुप को किसी कंपाउंड के साथ जोड़ना हो, सो दिस इज कॉल्ड द भी असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप को जब हमने रिंग में अटैच करवाना हो, इसको बोलते हैं भी असाइलेशन। तो क्लोरोबेंजीन में हम लोग CH3COCl, ठीक है, CH3COCl दैट इज द एस्टाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, ठीक है। नेम्स याद रखो भी, सुनोगे आपको याद हो जाएंगे नेम्स, ठीक है। तो साथ साथ में सोल्व कर लो भी आप लोग, साथ साथ में नेम्स भी इसके सोल्व कर सकते हैं। सो CH3COCl इज नोन एज द असाइल क्लोराइड या फिर एस्टाइल क्लोराइड, ठीक है, एस्टाइल क्लोराइड। तो एस्टाइल क्लोराइड क्या करेगा भी, ये अगर हम लोग एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको ऐड करते हैं, तो ये यहाँ से ये जो CH3CO का इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बना देगा। CO से अटैचमेंट होगी भी COCH3, ये हमारी अटैचमेंट हो जाएगी। अब CO अटैच हो चुका है बेंजीन के साथ, सो ये हमारा एक कीटोन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा भी, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। कीटोन होने की वजह से नाम के एंड पर ओन यूज किया गया है, एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये होगी भी फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन, ठीक है। तो ये दो मेन रिएक्शंस हैं भी फ्रीडल क्राफ्ट की, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि हेलोरीन्स की रिएक्टिविटी लो होती है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। उसका रीजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं ये जो एग्जाम में आती हैं भी, गिव रीजन की प्रॉब्लम्स। हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन दी हेलो अल्केन्स, व्हाई। अब देखो, बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये जो भी यहाँ पर कार्बन और Cl का बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, इन क्लोरोबेंजीन अक्वायर से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू दी रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह पर इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। एंड आल्सो इसके जो हमारा सेकेंड रीजन भी आप लोग याद रखना कि इसमें जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो C एटम होता है भी यहाँ पर, जिसके साथ Cl एटम अटैच है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण CX बॉन्ड जो है भी वो शॉर्टर हो जाता है, स्मॉल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। फिर आ गया अभी जो NO2 हमने अटैच किया था एट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू दी क्लोरोबेंजीन, उसके साथ रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हुई है, ठीक है। हमने ऊपर एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने आपको किया है कि अगर हम लोग NO2 अटैच करेंगे क्लोरोबेंजीन के साथ तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। व्हाई, बिकॉज इट विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन एंड फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि वो क्या करता है भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर देता है अपनी ओर, यानी कि उसमें से विदड्रॉ कर लेता है, जिसके कारण के न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना वहां पर इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी रीजन आप लोगों ने याद रखना है, ये छोटे छोटे रीजन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है भी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये जो था भी बेंजाइल क्लोराइड एंड अलाइलिक हलाइड्स, ये भी मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, अलाइलिक हलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, ठीक है। अगर SN1 के बारे में पूछा जाए तो ऑर्डर क्या था भी, 3 to 1। अब 3 to 1 के अलावा ये जो हमारे बेंजाइलिक एंड अलाइलिक हलाइड्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी भी हाई रहती है, बिकॉज इनके जो कार्बो कटायंस बनते हैं, these are stabilized by the resonance। तो इनके कार्बोकटायंस में डबल बॉन्ड्स आगे प्रेजेंट है, एक में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उसके कारण वहां पर रेजोनेंस बन जाती है और वो इनको स्टेबलाइज कर लेते हैं। क्लियर है अभी, चलो। तो ऐसे ही आगे है भी, अल्काइल हलाइड्स आर पोलर बट इमिसिबल इन वाटर।
अल्काइल हैलाइड्स चाहे होते हैं भी पोलर कंपाउंड्स बट वाटर में इमिसिबल रहते हैं, ये क्यों होता है? अब देखो, अल्काइल हैलाइड के भी दो मोलिक्यूल हैं, मान लो आर एक्स आर एक्स, ठीक है, और यहां पर H2O के दो मोलिक्यूल्स हैं H2O H2। अब वाटर में वो चीज डिजोल्व होगी जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ठीक है ना। अब वाटर के साथ जिसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ये न्यू अट्रैक्शन बननी है भी इसकी विद दी वाटर मोलिक्यूल, बट ये इनकी जो ओल्ड अट्रैक्शंस हैं उनसे वीक बनती है, यानी कि जो वाटर वाटर में और जो आर एक्स में जो ओल्ड इंट्रैक्शंस बनी है अभी, उनके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ये वाली वीक इंट्रैक्शन बनती है जो न्यू बनती है, इसलिए वहां पर ये, ठीक है, डिजोल्व हो पाना इनका मुश्किल हो जाता है। सो बिकॉज टू डिजोल्व द हेलोल्केन इन वाटर, large energy is required to overcome the attractions between the halocane molecules and to break the hydrogen bonds in the water। ठीक है, उसने भी यहां पर यही बताया है कि हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन और वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण ये यहां पर इमिसिबल रहते हैं। ठीक है भी, आगे है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मूवमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, ठीक है, लो रहती है बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज लेस पोलर। ठीक है, तो इसमें ये जो भी कार्बन और Cl का बॉन्ड है, दिस इज दी लेस पोलर बिकॉज C एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगर पोलैरिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण कार्बन एटम की, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे रीजन है भी, अगर आपको अंडरस्टैंड हो गए तो ये आपका चैप्टर इजीली हो जाएगा कवर। इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स अक्कर स्लोली। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स में भी स्लोली क्यों होती है? ठीक है, स्लो रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा जो हमारे भी क्लोरीन ब्रोमीन यानी कि हेलोजेंस हैं, उनका -I इफेक्ट होता है और वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है ना, दे विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग एंड बेंजीन रिंग जो है भी वो हमारी समवट डीएक्टिवेट हो जाती है। सो इसके कारण उसकी जो है भी वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्लो हो जाती है। क्लियर है? चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हमें डाइक्लोरोबेंजीन के जितने भी आइसोमर बनते हैं उनमें से कुछ पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो है भी वो मेल्टिंग पॉइंट हमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिलता है, क्योंकि इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन यानी कि 1 और 4 पोजीशन पर हमें Cl एटम अटैच हुए मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पर Cl हैं, तो इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी क्लोज पैकिंग हो जाती है। ठीक है, अगर ऑर्थो पैरा को देखें, अगर ऑर्थो वाले को देखें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पैरा से लो रहता है, क्योंकि उसमें क्लोज पैकिंग इतनी, ठीक है, खास नहीं होगी, बट फिर भी वो मेटा वाले से, ठीक है, हाई रहता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से हाई रहेगा। तो ये आपने ऑर्डर और इनके रीजंस को याद रख लेना है, एग्जाम में आए तो इनको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर देना, मेन पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर है अभी? चलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जैसे जैसे चेन में ब्रांचिंग हो, चेन का साइज जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा वहाँ पर कार्बन एटम्स रहेंगे, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे, यानी कि आइसोमर्स को कंपेयर करेंगे, तो स्ट्रेट चेन आइसोमर का लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसके कारण उसमें स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनती हैं और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अगर ब्रांचिंग हो गई, यानी कि Br हमने यहाँ पर अटैच कर लिया, तो ये बन गया अभी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। अगर हमने 3rd डिग्री बना लिया ऐसे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि इससे हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। क्लियर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन, ये हमने वैसे भी पहले मैकेनिज्म में एक्सप्लेन किया, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये कुछ हमें दिए गए हैं कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स में जिसके साथ Cl अटैच है उसके साथ 1 2 3, ठीक है ना, 3 यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये बन गया अभी 3rd डिग्री। इसके साथ 2 चेन्स हैं 1 2, सो दिस इज द 2 डिग्री,
और ये अपना Cl यहाँ पर है और इस C के साथ जुड़ा, इसके साथ आगे एक ही है बॉन्ड जा रहा, तो ये हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी आ जाएगा रेक्टिविटी। ऐसे भी ये है यहाँ पर कि बेंजीन, फिर CH, उसके साथ एक और बेंजीन और ब्रोमीन। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाकर देखेंगे भी कुछ ऐसी बनेगी कि ये यहाँ पर भी CH है जिसके साथ Br जुड़ा है और इसके साथ 2 बेंजीन रिंग्स जुड़ी हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा भी बेंजीन रिंग्स होंगी उतनी हाई रेक्टिविटी होगी, क्योंकि बेंजीन जो है भी वो कार्बोकटायन को यहाँ पर भी स्टेबलाइज कर देता है बाय दी रेजोनेंस, तो इसकी रेक्टिविटी सबसे हाई है। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये भी हमारा 2 डिग्री है। इसमें क्या किया, अभी एक बेंजीन की जगह पर उन्होंने CH, ठीक है, 3 लगा दिया। दोनों ही 2 डिग्री हैं, बट 2 बेंजीन रिंग होने के कारण इसकी रेक्टिविटी सबसे हाई है, इसकी लो, और ये हमारा, ठीक है ना, प्राइमरी है, दैट इज दी बेंजाइल ब्रोमाइड है, तो इसकी रेक्टिविटी सबसे कम होगी। तो C6H5 बेंजीन की ही शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप लोग बेंजीन बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेक्टिविटी फॉर द SN2 रिएक्शन, तो SN2 में कुछ ऐसा ऑर्डर रहता है अभी, मिथाइल हैलाइड्स, फिर बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। 1 ब्रोमोब्यूटेन है भी, ठीक है, 4 कार्बन है और 4 कार्बन में 1 नंबर पर जुड़ा है भी ब्रोमीन। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 2 नंबर पर जुड़ा है भी ब्रोमीन। और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, यानी कि 3 कार्बन है, 2 नंबर पर ही ब्रोमीन जुड़ा है और 2 पर ही एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो ऐसे आप लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री की स्ट्रक्चर बनाएं और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा इनका जो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या है। SN2 में है 1 to 3 और SN1 में है 3 to 1, और SN1 में बेंजीन रिंग अगर साथ में है तो उसका जो है भी वहां पर रेजोनेंस होने के कारण जो उसकी रेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट ये बात ख्याल रखना भी, बेंजीन के साथ जो हेलोजन है वो डायरेक्टली ना जुड़ा हो, Br जुड़ा है इस C के साथ, उसके साथ आगे 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, तो ही उसकी रेक्टिविटी हाई बनेगी। अगर हेलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है देन वो हमारे वहां पर हेलो अरीन्स बन गए, उनकी रेक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लो होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है भी ईज ऑफ द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन हमने रीड की थी रिएक्शन कि अगर हम लोग KOH अल्कोहलिक ऐड करें तो वहां से भी जो है एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव हो जाते हैं और हमें वहां पर अल्कीन्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप लोग ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देखेंगे तो सेड्सफ रूल के अकॉर्डिंग मोर अल्काइलेटेड अल्कीन जो है भी वो, ठीक है, ईजिली फॉर्म हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ से अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है ना, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर भी 2 अल्काइल ग्रुप्स ही यहाँ पर बचते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी ओनली, ठीक है, 1 अल्काइल ग्रुप ही यहाँ पर बचता है। तो इसी के कारण इसकी रेक्टिविटी सबसे हाई है, इसकी ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, सबसे हाई है क्योंकि ये मोर स्टेबल अल्कीन बनाएगा, फिर इसकी है और फिर इसकी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको, ठीक है ना, चेक करके देख सकते हैं किसकी ईज ऑफ दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हाई है। एक दो और इसमें भी आपके लिए एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से भी एक, दैट इज दी, रिमूव होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बन जाएगा भी हमारा डबल बॉन्ड। तो ऐसा कुछ हमें कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो, अब देखो भी हेलोजन तो यहाँ से जाएगा, अब हाइड्रोजन के जाने के लिए ऑप्शन है भी एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा अभी वो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड को अगर आप लोग चेक करें तो इसके आसपास भी 1 एंड 2 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन, ये दोनों सेम पोजीशंस हैं भी, इनमें से किसी एक पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करूं तो ये बनता है। अब इसके आसपास अगर आप लोग चेक करेंगे तो 1 2 एंड, ठीक है ना, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, यही हमारा मेन आंसर बनता है। अगर इसमें आपने KOH अल्कोहलिक, और यहाँ पर भी क्या लिखा है कि अल्कोहल एंड सोडियम अल्कोक्साइड, वो भी सेम बात है, सोडियम और पोटाशियम यूज़ किए जा सकते हैं एक साथ। जब हम लोग KOH या फिर NaOH अल्कोहलिक यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऐसे कुछ अल्कोक्साइड आयन, यानी कि अल्कोहल के साथ Na या फिर K अटैच होकर बन जाते हैं,
और वही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद है भी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज मोर देन द फ्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन की डाइपोल मोमेंट जो है भी वो फ्लोरोमीथेन से हाई है। एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरोमीथेन की सबसे हाई होगी, बट फ्लोरीन का जो भी CF बॉन्ड होता है दैट इज द शॉर्टर एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी क्लोरीन। इसके कारण जो है वो यहाँ पर भी क्लोरोमीथेन की डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर हाई रह जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो CF का बॉन्ड है अभी वो शॉर्ट हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट में हमें बॉन्ड लेंथ भी यूज़ करनी होती है, जिसके कारण क्लोरोमीथेन की डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद भी इनकी कुछ एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन आप लोग याद रख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द एयर। क्लोरोफॉर्म जो होती है अभी उसको आप लोग अगर ओपनली रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर कर एक जहरीली गैस, ठीक है ना, फोस्जिन बना देती है। तो फोस्जिन गैस जो है अभी वो फिर काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, क्योंकि वो एक पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोगों ने DDT, ठीक है, DDT के बारे में रीड कर सकते हैं। तो CBSE में तो उसके बारे में खास नहीं पूछा जाता। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप लोगों ने DDT के बारे में ज़रूर रीड आउट कर लेना है, वो भी इसी में ही एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार चैप्टर की ये रिवीजन वीडियो सुन लो, और इसके बाद आप लोग अगर चाहो तो इसको बुक में से रीड कर लो, तो आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाएगी। ठीक है, तो ये था भी हमारा कंप्लीट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना, पहला चैप्टर दैट इज़ दी हैलोल्कीन हैलोरीन्स। ऐसे आपको आगे के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो भी, ताकि उनकी भी अच्छे से रिवीजन हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।